हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपसे किए वादे के अनुसार मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ आगे के सभी असाइनमेंट्स को लेकर के। तो दोस्तों, दीक्षा ऐप में समावेशी शिक्षा का असाइनमेंट बनाने की आज अंतिम तिथि है। आप सभी देख सकते हैं दीक्षा ऐप को जब आप ऑन करेंगे, आप बाकी सब की जो कोर्सेज है जैसे कंप्यूटर हुआ और फिजिकल एजुकेशन हुआ, उनकी अंतिम तिथि दी गई है 31 दिसंबर और समावेशी शिक्षा का कोर्स पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर दी गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब ये नहीं पता कि उसके बाद भी लिंक खुलेगा या नहीं खुलेगा। जैसा भी होता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पूरा कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को, आप लोग फटाफट से पूरा कर लीजिए। अच्छा ही है आपके लिए, आपका काम एक साथ में फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 से 6 तक के हम सभी असाइनमेंट्स देख चुके हैं। अब हम आगे के बचे असाइनमेंट्स को आज पूरा करेंगे। टोटल असाइनमेंट समावेशी शिक्षा में 18 है, जो आपको 18 के 18 बनाने होंगे। आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं लेकिन असाइनमेंट को नहीं। यानी अगर एक असाइनमेंट में 6-7 क्वेश्चंस है तो आप उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, पूरा असाइनमेंट आप मिस नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ्रंट पेज है आपका SCERT यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यूपी। फिर उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर से है। असाइनमेंट नंबर कौन सा है और असाइनमेंट का टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो ये हम 7वां असाइनमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट नंबर 6 तक हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। और फिर लास्ट में आपको ये सभी चीज़ें तो सेम ही रखनी है कि सब्जेक्ट का नाम, समावेशी शिक्षा, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉलेज का नाम। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया फ्रंट पेज। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, असाइनमेंट नंबर 7 जो हमने बनाना है उसका टॉपिक है समावेशित बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए इनका आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगा और अभी आगे भी चल ही रहा है प्रोसेस, क्योंकि 18 असाइनमेंट है, पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आपको कराने के लिए मुझे सभी के सभी पूरे करने होंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला लिखते हैं कि अपनी कक्षा में समावेशी बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो क्या है इसका आंसर? अपनी कक्षा में समावेशी बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन कौन सी विधियां प्रयोग करेंगे? सहकर्मी शिक्षण, सहकारी अधिगम पर विधि और सामाजिक अधिगम, बड़ी सिस्टम, चिंतनशील सिस्टम या चिंतनशील शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण, ब्रेल लिपि। ठीक है, इन विधियों का प्रयोग करेंगे समावेशी बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए। अगला प्रश्न में पूछा गया है सहकारी अधिगम क्या है। सहकारी अधिगम के कौन से विभिन्न अंग है जिससे अधिगम को रुचिकर बनाया जा सकता है। इसका उत्तर यह होगा, पहले तो आपको यही बताना होगा कि सहकारी अधिगम क्या है। सहकारी अधिगम प्रविधि से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना पड़ता है। छात्र अपने सूचनाओं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। अब हमने ये बताना है कि इस अधिगम के कौन कौन से अंग हैं। दोस्तों, इस अधिगम के विभिन्न अंग हैं, जैसे खेल द्वारा अधिगम, समूह द्वारा सीखना, सामूहिक प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शनी और शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना। इस तरीके से सीख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस वाली जो वीडियो है इसमें असाइनमेंट नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये 5 असाइनमेंट इसी में ख़त्म करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से बना लीजिए अपने सभी असाइनमेंट्स। और हाँ गाइज, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। कल की जो असाइनमेंट की वीडियो थी उससे मैंने आपसे बोला था
कि आप लोग 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करिए तो मैं आपको एज इट इज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सो सॉरी फॉर डिले गाइस, मैं आपके लिए पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने एक छोटा सा टारगेट आपके लिए रखा था और आपने वह भी पूरा नहीं किया। इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा लेकिन टारगेट को पूरा नहीं किया, बहुत ही कम उस वीडियो पर लाइक्स है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको कितना करती हूँ वो तो आपको दिख ही रहा है कि मैं जैसे भी मुझसे हो रहा है फटाफट से पीडीएफ बना के कि आपका असाइनमेंट ना रह जाए, मैंने सभी असाइनमेंट्स को तैयार करना शुरू किया है। और आप लोगों से एक लाइक भी नहीं होता है तो आप देख सकते हैं उसमें ना ही तो कोई आपका चार्ज लगता है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे मोटिवेशन के लिए, और आप लोगों ने वो भी नहीं किया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है आपको सभी असाइनमेंट्स कराना तो मैं आपको कराऊंगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट पेज पर बस आप क्या चेंज करेंगे, अपना टॉपिक का नाम और असाइनमेंट नंबर, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है। तो असाइनमेंट नंबर 8 आपके सामने है। टॉपिक है समावेशी शिक्षा में निर्देशन की भूमिका। इसी से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया था असाइनमेंट में आपके कि समावेशी कक्षा में निर्देशन की आवश्यकता पर लेख तैयार कर सभी के साथ साझा करें। तो समावेशी कक्षा में निर्देशन की आवश्यकता सबसे पहले हम बताएंगे, ठीक है। निर्देशन आज मानव जीवन का अंग बन गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता समाज की सुरक्षा और प्रगति के लिए आवश्यक है, जैसे परिवार का बदलता स्वरूप, ठीक है, बदली व्यवसायों की तस्वीर, जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक मूल्यों का बदलता स्वरूप, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, उचित समायोजन की आवश्यकता, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, प्रजातंत्र की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता। देन थर्ड पॉइंट है शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। और इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, जैसे पाठ्यक्रम का चयन करना, अपव्यय का अवरोधन करना और विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, अनुशासनहीनता, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना। चौथा और आखिरी पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकताएं कौन कौन सी है, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व, उचित समायोजन, अवकाश काल का सदुपयोग, व्यक्तित्व का विकास। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इस असाइनमेंट में, असाइनमेंट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के निर्देशन की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। तो यहाँ पर आप सभी देख करके लिख सकते हैं। दोस्तों अगर ज़्यादा तेजी से मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हमें आगे के 5 असाइनमेंट और कंप्लीट करने हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से आपको लेकर के चल रही हूँ ताकि आप समय से अपने सभी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाए। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यह असाइनमेंट यहीं पर फिनिश होता है। अगले असाइनमेंट पर चलेंगे, असाइनमेंट नंबर 9। दोस्तों असाइनमेंट नंबर 9 जो है इसका टॉपिक है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर की निर्देशन में भूमिका। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर करें ताकि सभी अपने असाइनमेंट्स बना पाए, और बाकी भी सभी क्लासेस भी आपकी चल ही रही है तो सभी क्लासेस का फ़ायदा वो ले सके। दोस्तों पहला प्रश्न है 9वें असाइनमेंट का कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अवधारणा एवं कार्यों का संक्षिप्त लेख तैयार करिए। तो पहले हमने बतानी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अवधारणा। जैसे यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाओं के अनुपालन में प्रयोग जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। जिला शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डाइट एक नोडल संस्थान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है। डाइट के संचालन में एक रूपता किंतु स्वायत्तता
रहे, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नवंबर 1969 द्वारा प्रकाशित पिंक बुक, जिसको गाइड बुक के रूप में स्वीकार की गई, और संपूर्ण भारत में पिंक बुक के आधार पर ही सेवापूर्ण व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन एवं नियोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इसके बाद इसी प्रश्न में पूछा गया था कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य बताइए। तो कौन कौन से कार्य होते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के? जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना, जिले में सेवारत एवं सेवापूर्ण शिक्षक। आगे बढ़ते हैं, आगे का आंसर यहाँ से शुरू होता है, प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्वक या गुणवत्तापूर्ण आयोजन एवं संचालन। तीसरा पॉइंट है कि यानी तीसरा कार्य क्या और होता है डाइट का, वह है प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिकीकरण हेतु आवश्यक अकादमिक एवं संदर्भ सुविधाएं प्रदान कर प्रबोधन करना, और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न क्रियात्मक अनुसंधान कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न आ जाता है, डाइट शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर की निर्देशन में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो कैसे कैसे इसकी भूमिका अपनी अदा करता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान? तो पहली है नेतृत्वकर्ता के रूप में, ठीक है, फिर हमने इसके बारे में कुछ बिंदु लिख दिए, और दूसरा मार्गदर्शक के रूप में। तो ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। यहीं पर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 10 की तरफ। तो चलिए, आप फ्रंट पेज खुद बना सकते हैं असाइनमेंट नंबर 10 का, वही सब चीजें लिखनी है, बस आपको टॉपिक का नाम चेंज करना होगा। समावेशन में परामर्श की भूमिका, ठीक है, समावेशन में परामर्श की क्या भूमिका होती है, यही आपका 10वें असाइनमेंट का टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर आप कल वाला टारगेट पूरा कर देते हैं तो मैं अभी भी आपको सभी के सभी असाइनमेंट्स की PDF प्रोवाइड कर दूंगी, बिना उस पर नाम डाले, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सभी PDF मंगवाना आपके हाथ में है। आप लोग टारगेट को पूरा करिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें जाके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में परामर्श की आवश्यकता पर लेख तैयार करें। अब हमने पूरा लंबा चौड़ा लेख यहाँ पर तैयार कर दिया है कि किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह, मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहा जाता है। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा है, चाहे दो विकल्पों में से एक का चयन करने की समस्या हो या किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक हो जाता है। परामर्श की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त रहते हैं, एक तो जो परामर्श देता है और दूसरा जो परामर्श प्राप्त करने वाला होता है। अब इसकी परिभाषा हैरमिन के अनुसार आप यहाँ से देख सकते हैं, और दूसरी परिभाषा जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन की है वह है मापर्स के द्वारा लिखी गई। तो दोनों परिभाषाएं आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था, परामर्श की उपयोगिता एवं आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए किसी एक परामर्श पद्धति का उदाहरण सहित वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो यही बताना है कि किस किस तरह के परामर्श होते हैं, यानी कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है परामर्श की, कौन कौन से रूप में दिया जा सकता है। तो वही बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श भी हो सकता है, नैदानिक परामर्श भी हो सकता है, इसमें निदान किया जाता है किसी भी कठिनाई का। मनोचिकित्सक परामर्श भी होता है, वैवाहिक परामर्श भी होता है, शैक्षिक परामर्श भी होता है। इसी तरीके से कई सारे परामर्श हम दे सकते हैं। उनमें से आपको कहा गया था कि किसी भी एक परामर्श का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए, उसके लिए हमने शैक्षिक परामर्श को चुना है और साथ ही साथ उसका एक उदाहरण भी दिया है। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और अच्छे से इसको दिखा देती हूँ। अब यहाँ से आपको पूरा का पूरा उदाहरण इसका दिख रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
और असाइनमेंट नंबर 11 में आपका यहीं तक था। तो हमने असाइनमेंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 5 असाइनमेंट पूरे कर लिए हैं। आप लोग सभी लोग फटाफट से बना लीजिए और उनकी फिर पीडीएफ कैसे सेंड करनी है, किस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है, वो मैं आपको जब मैंने आपको पहला असाइनमेंट बताया था उसके साथ बता चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे आपको मेल भेजना है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम सभी स्टेप्स बता दीजिए, ईमेल कैसे भेजना है उनको, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो पाए। तो मैं आपको उनको नोट करके उनका एक इमेज आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो। कभी आप असाइनमेंट भी बनाए और उनके पास सही से पहुंच भी ना पाए तो वो चीज़ फिर प्रॉब्लम करती है। तो पूरा का पूरे स्टेप्स आपको नोट करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले सभी असाइनमेंट्स के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फटाफट से असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। बाय बाय।